बेटा नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, ठीक है। हमारी बुक है थर्ड बुक, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या नाम है चैप्टर का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बेटा ध्यान थोड़ा सा दो। देखो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है पिछले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक होती है बैलेंस शीट, एक होती है पी एंड एल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल मैंने उस टाइम भी बताया था, थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ कि हम क्यों बनाते हैं, क्या पर्पस है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड पी एंड एल it gives the data at the end of the year for different kind of users। इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा, सेकंड चैप्टर में हम ये समझेंगे इस बुक का मीनिंग एनालिसिस क्या होता है, जो कि इन अ समरी में आपको पहले बता चुका हूं जब मैंने इंट्रोडक्शन दी। नाउ द वर्ड एनालिसिस, क्या होता है एनालिसिस? किसी भी डाटा को अपने परसेप्शन से, अपने नजरिए से, अपनी जरूरत, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली इन्फर करना। इन्फर करना मतलब उसमें से काम की चीज निकालना, ठीक है। हर एक पर्सन ने अपनी सूटेबिलिटी, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड या अपनी परसेप्शन उसी को कहते हैं कि हमारा नजरिया क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। हमने प्लस वन में यूजर्स पढ़ा था, वो टॉपिक यहाँ रिपीट होगा इस चैप्टर। यूजर्स में कुछ इंटरनल यूजर्स आते हैं, कुछ एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं? जो बिजनेस के अंदर रह के काम करते हैं। एक्सटर्नल होते हैं जो बिजनेस से बाहर रह के काम होते हैं। इतने सारे अकाउंट्स की बुक बनाना, हम बैलेंस शीट बनाए, हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीन तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपलसरी होती है। नंबर वन इज पोजीशन स्टेटमेंट, नंबर टू इज इनकम स्टेटमेंट, नंबर थ्री इज लिक्विडिटी स्टेटमेंट। अब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो चैप्टर दोबारा रिपीट होगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, उसमें आपको तीनों बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एनालिसिस पार्ट को समझने के लिए एक आपको ना माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। प्राची बाद में लिख लेना, सुन लो पहले, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय है तो वो कैसे सोचता है, उसको किस चीज से मतलब है। अगर एक टैक्स अथॉरिटी है तो वो कैसे सोचते हैं, उनका क्या परसेप्शन है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, उनका क्या बिजनेस को लेकर रवैया है, ठीक है। अगर एक कोई सोशल वर्कर है, कोई ह्यूमन राइट्स वाला है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या सीख करेगा। हमारे यहाँ पे अब एक CSR एक्टिविटी चलती है, CSR एक्टिविटी कंपल्सरी है गवर्नमेंट से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो आपको उसका डिस्क्लोजर भी बैलेंस शीट में करना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना कंपल्सरी है। सबको नहीं, बड़ी कंपनीज को। सूनर और लेटर 20, 50, 100 ईयर्स वो छोटी कंपनीज को भी इम्प्लीकेशन आएगी कि आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो, सोसाइटी में कौन से रिसोर्सेज में आप इनपुट देते हो, कौन से रिसोर्सेज को कैसे एग्जॉस्ट करते हो, ठीक है। तो एनालिसिस वाला चैप्टर हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि किस यूजर को क्या चीज की जरूरत है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, अब जब एनालिसिस करने हैं तो उसके क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको जितनी मर्जी नॉलेज हो, जितने मर्जी कॉम्पिटेंट हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, एक डॉक्टर को भी एक पेशेंट को चेक करने के लिए उसके कुछ रिपोर्ट्स चाहिए होते हैं। चाहे जनरल सिम्टम से पता लग जाए कि ये चीज की पॉसिबिलिटी है, डॉक्टर डायग्नोस कैसे करता है? आपके फीवर है, आपके खाने पीने की हैबिट है, आपके कुछ ट्रेड्स को देख के वो एक इंडिकेशन लगाता है कि आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। वो आपका एक फिर टेस्ट या स्कैन या कुछ करके फिर आपको डायग्नोस करता है। इस तरह एक फाइनेंशियल एनालिसिस भी कंपनी की बैलेंस शीट और P&L में से कुछ डाटा इन्फर करके एक डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करेगा। लेकिन वो डिसीजन मेकिंग लेने के लिए उसको भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स चाहिए। उनको कहा जाता है टूल्स एंड टेक्निक फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एक सब्जेक्ट आता है बड़ी क्लासेस में, उसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या कहते हैं उसको? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पैसे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? कंपनी के जो बड़े बड़े बेटे CEOs होते हैं, CTOs होते हैं, चीफ ऑफिसर्स होते हैं, जिनके नीचे 50, 100, 1000, 10,000 लोग काम करते हैं, वो कैसे डिसीजन लेते हैं इतनी बड़ी कंपनी के बारे में। लोग कहते हैं कि वो लोग कभी कभी तो नीचे टॉप लेवल, बिजनेस स्टडी में पढ़ा ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स जो अकाउंटिंग यूज करते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं यूज करते। कौन सी यूज करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से कैसे मैनेजमेंट बिजनेस के पर्सपेक्टिव्स को लेकर डिसीजन ले सके। तो जितने भी हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनीज अकाउंट्स, ये सब कुछ, कैश फ्लो सब बनाएंगे। ये बनाने के बाद मैनेजर्स की नीड के लिए अलग से अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है, ठीक है ना। उसके अंदर सिर्फ वो टूल्स एंड टेक्निक्स बनाए जाते हैं जिनकी हेल्प से वो डिसीजन ले सके। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे पेप्सी की कंपनी है, ठीक है। इंडिया में पेप्सी की कंपनी कौन मैनेज करता है पता है?
जैसे कंपनी में वरुण बेवरेजेस, उनका टाई अप है पेप्सी के साथ, उनके साथ टाई अप करके करते हैं। उन्होंने आज से 5 या 10 साल, कुछ साल पहले, फ्यू इयर्स बैक अपना बॉटलिंग प्लांट लगाया। पहले वो बॉटलिंग आउटसोर्स करते थे। एक सिंपल सी बात है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, वो बॉटल्स चाहिए, उसको प्लास्टिक भी चाहिए, दूसरी भी चाहिए, कांच की भी चाहिए, ग्लास बॉटल्स भी चाहिए। तो बॉटल्स की कॉस्टिंग ज़्यादा है कि कम है, कितनी क्वांटिटी सेल करें ताकि हम बॉटलिंग खुद की अफोर्ड कर सकें, क्या वो रेकरिंग नेचर है या नहीं है। अब कई कंपनीज ऐसे हैं, कई फैक्ट्रीज ऐसे हैं सिर्फ बॉटल्स बनाती हैं, अलग अलग ब्रांड से उनका लेबल, उनकी शेप पूछ लेती हैं, उनको बना के दे देती हैं। तो एक कंपनी ये डिसीजन लेना है कि हमने वो बॉटल खुद बनानी है, मेक करनी है, या बाहर से बाय करनी है। वो डिसीजन कौन लेगा? बड़ी मैनेजमेंट लेगी, क्योंकि प्लांट लगेगा, 5-10 करोड़ का प्लांट लगेगा, 50 करोड़ का प्लांट लगेगा। हाउ दे विल टेक दैट डिसीजन? तो वहाँ पे ये वाले टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। तो ये आपको +2 में सिर्फ एक जेस्ट देने की कोशिश की गई है कि ये चैप्टर यूटिलिटी कहाँ पे है, काम कहाँ पे है, यूज कैसे होता है। कैसे, एक सिंपल एग्जांपल कैसे होगी, लेट्स से मैं एक कंपनी का ऑनर हूँ सॉफ्ट ड्रिंक का, मेरे पास 10 लाख मेरे पास आता है कि मैं 10 करोड़ बॉटल सेल करता हूँ हर साल, पर बॉटल मुझे 1 रुपया पड़ता है फॉर एग्जाम्पल, एवरेज कॉस्ट। तो 10 करोड़ रुपया मेरा बॉटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर मैं प्लांट लगाता हूँ, मेरा 25 करोड़ रुपया लगेगा। उसकी एनुअल बॉटल्स बना के फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आती है 2 करोड़। कितनी आती है? 2 करोड़। तो एक सिंपल सा एनालिसिस कि 25 करोड़ मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह देंगे, क्या हो गया, और एनुअल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 2 करोड़। बट अगर मैं बाहर से बनवाता हूँ तो एनुअल कितना होता है, 10 करोड़। तो मेरी एनुअल सेविंग कितनी आ गई, 8 करोड़ आ गई। अब 8 करोड़ मैं इसको कवर करने में यूज करूंगा, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 24 है, 24 डिवाइडेड बाय 3 इयर्स मेरा पे बैक पीरियड हो गया। मतलब 3 सालों बाद मेरी फिक्स इन्वेस्टमेंट कवर हो जाएगी। अगर मेरा प्लान 10 साल चलता है तो इसका मतलब 3 साल की में तो कॉस्ट बराबर ही, 4th ईयर से 10th ईयर तक 8 करोड़ की सेविंग आएगी, और ऊपर से मेरे पास एडिशनल एसेट क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब हमें मेक करनी चाहिए। अगर मेरी कंपनी 10 साल का विजन लेके बैठी है और उसको पता है इतनी कैपेसिटी से वो सेल कर सकती है, बट अगर मेरे को एनुअल कॉस्ट यहाँ पे 2 करोड़ की जगह 8 करोड़ आ रही है, तो सेविंग कितनी रहेगी, 2 करोड़ रहेगी। तो मेरे को पे बैक होने में कितना टाइम लगेगा, 12 साल लग जाएंगे। तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस और करने पड़ेंगे कि इसको करके शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ डिसीजन होते हैं जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं, ठीक है ना। उनको लेने के लिए उनको बिजनेस में से इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कंपनी की बैलेंस शीट्स नहीं पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको डाटा दिया, ये डाटा कॉस्टिंग का डाटा है। किसका डाटा है? कॉस्ट का। ये कॉस्टिंग का डाटा यहाँ प्रिपेयर होता है P&L में, लेक्चर अकाउंट्स में, ठीक है। तो इसका मतलब बैलेंस शीट बनने के बाद जो टूल्स एंड टेक्निक्स बनते हैं उनको कहा जाता है मैनेजरियल अकाउंटिंग। क्या कहा जाता है? एनालिसिस अकाउंटिंग भी कह सकते हो, कि जो एनालिसिस करने में हेल्प करती है। तो अभी +2 में हमने वो एनालिसिस नहीं करने, केस स्टडीज नहीं करनी। अभी हमने क्या करना है, वो कुछ टूल्स आपको 2-3 बोलेंगे, वो अपने सीखने हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू मिला कि एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। आगे ड्राइंग करनी बंद कर दे बेटा, क्या कर रहा है? ड्राइंग ही हो रही है, किसके मन में आया तुझे? और दिख गया मुझे। चलो फर्स्ट पेज पे आओ, थोड़ा सा टॉपिक पे डिस्कस करें, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। जो आपने लिखा है वो पेज निकालना, बुक को लास्ट में चेक करवा दूंगा कि पूरा हो गया, ठीक है। पहली लाइन चल रशिका रीड कर, थोड़ा लाउड सबको तो सुने। Analysis of financial statement is the process for understanding the financial statement and take decision accordingly. अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल, पहले अंडरस्टैंडिंग को अंडरलाइन कर लो, डिसीजंस एंड टेकिंग डिसीजन। एनालिसिस के 2 ही पर्पस है, जो हुआ उसको समझो, उसके हिसाब से डिसीजन लो। जो हुआ उसको समझो और उसके हिसाब से, जो होना चाहिए था वो नहीं आप बताओगे, जो एक्चुअल में बिजनेस में इनकर हुआ उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। अगर आपको लगता है वो ठीक नहीं है कंपनी, या कंपनी को छोड़ दो। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लोन दिया उनको, मुझे उनकी बिजनेस इन्फॉर्मेशन पढ़ के पता लग रहा है ये ठीक नहीं कर रहे काम, इनको आगे जाके दिक्कत आएगी, मैं अपना पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज हाउ आई विल टेक अ डिसीजन। एक एम्प्लॉई है, उसने देखा कि बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉइज ओवर द ईयर्स ही कम करते जा रहे हैं, लीगल लायबिलिटीज इनकी बढ़ती जा रही है,
लेबर टर्नओवर होती है, एक रेशियो होती है, अभी नहीं है चलो +2 में, कितने लोग आते हैं कितने लोग छोड़ के जाते हैं, वो बढ़ रही है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी फ्यूचर की कम है। तो एज एम्प्लॉय मैं क्या करूंगा, मैं अपने अल्टरनेटिव सोर्सेज जॉब के देखने शुरू कर दूंगा। तो ये मतलब इस हर यूजर को काम आ सकता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट, The analysis may vary from user's point of अच्छा view. यूजर्स के एक बार नाम डिस्कस कर लेते हैं। करमन, इंटरनल यूजर कौन कौन से होते हैं? बहुत औखा क्वेश्चन है ना, वेरी डिफिकल्ट। मैनेजर एम्प्लॉइज मैनेजमेंट, जिसके अंदर सारे मैनेजर्स आ जाएंगे, जो लोग बिजनेस चलाते हैं, चाहे वो ऑनर हो चाहे कोई रखा हो। दूसरा कौन सा बोला? एम्प्लॉइज। और तीसरा ऑनर हो गया, ठीक है। ये 3 तरह के यूजर होते हैं। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर रह के बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। शेयर होल्डर को ऑनर ही कहते हैं। शेयर होल्डर लिख दो, ऑनर लिख दो, एक ही बात है। ऑनर को किस चीज से मतलब है? प्रॉफिट एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, ग्रोथ ऑफ बिजनेस। एम्प्लॉय को किस चीज से मतलब है? वेजेस एंड अपने रिवॉर्ड से। अब P&L के अंदर एम्प्लॉय सारे P&L को नहीं देखेगा, किसको देखेगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को देखेगा, ठीक है। ऑनर किसको देखेगा? प्रॉफिट्स को देखेगा। मैनेजमेंट किसको देखेगी? वो सबको देखेगी। अगर एक कॉस्ट मैनेजर है तो एक्सपेंसेस को देखेगा, सेल्स मैनेजर है तो वो RFO को देखेगा, जनरल मैनेजर है तो वो टोटल RFO को देखेगा। एक कंपनी में 10 काम है, तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम है तो वो RFO देखेगा। तो कंपनी डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे काम करती है, तो वो किसको देखेगा? वो टोटल RFO देखेगा, ठीक है। इस तरह से कौन से हेड किसको मतलब है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स प्राची कौन कौन से होते हैं? पहले तो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को किस चीज से मतलब है? पहला तो इकोनॉमिक, टैक्सेस। नंबर 2 सोशल, आप एनवायरमेंटल और गवर्नमेंट लॉज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। ये 2 चीजें गवर्नमेंट ध्यान में रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ ऑर्डर पीस में मेंटेन करना है। अब किस चीज का बिजनेस कर रहे हो? इंडिया इज अ लिबरल स्टेट, ग्लोबलाइज्ड स्टेट। कुछ सेक्टर्स छोड़ के सारे सेक्टर्स आप प्राइवेटली काम कर सकते हो, बट कोई आप ऐसी एक्टिविटी ना करो कि जो नेशनल इंटरेस्ट में ना हो, वो भी गवर्नमेंट आपकी रिपोर्टिंग में डिमांड करती है, ठीक है। चलो उसके बाद थर्ड लाइन, Each user will require different information for analysis. हर यूजर अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेगा। अब इस चैप्टर में हम टॉपिक्स कौन कौन सी कर रहे हैं? फर्स्ट टॉपिक इज यूजर्स, ठीक है। कौन कौन से यूजर इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। नंबर 2, ऐसे एक्सटर्नल में एक गवर्नमेंट आ गया, गवर्नमेंट के बाद कौन आएगा? सप्लीमेंट्री मत लगाया करो, एक एक करके बोला करो। क्रेडिटर्स, लेंडर्स। लेंडर्स हो जाके होते हैं, एक होते हैं पैसे के, एक होते हैं गुड्स के। जो गुड्स के होते हैं उनको सप्लायर कहा जाता है। हाँ जी आदित्य, लेंडर्स को क्या इंटरेस्ट है हमारे बिजनेस में? कि वो रीपे कर देंगे कि कैसे चेक करेगा कि लेंडर की रीपे करने की कैपेसिटी है कि नहीं है? लिक्विडिटी रेशियो लिक्विडिटी रेशियो कौन सी? कि कितना उनके पास कैश है। अच्छा, कैश ज्यादा है इसका मतलब वो लोन पे कर सकते हैं। इफ द हाई कैश मींस कि दे कैन रीपे द लोन, इज इट राइट? सर राइट है भी अभी। क्या पता मैंने फिक्स एसेट खरीदना उसके लिए कैश रखा हो, फिर लोन कहाँ से रीपे होगा? फिक्स एसेट बेचने। फिक्स एसेट बेचेंगे तो काम कहाँ से करेंगे, फिर इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? हाँ जी बेटा, आप बोलो। एक तो डेट इक्विटी रेशियो, ये बैलेंस चेक करना कि उनका डेट और इक्विटी हमेशा बैलेंस होना है। ये ना हो कि उधार इतना ज्यादा हो जाए कि वो इंटरेस्ट ही ना दे पाए। तो कौन सी रेशियो भी देखनी किसी यूजर ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो सॉल्वेंसी रेशियो देखी जाएंगी, लिक्विडिटी में देखी जाएगी, पर लिक्विडिटी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देखी जाएगी, जिसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा जाएगा। ROI देखा जाएगा। ROI क्या था? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कितना रिटर्न हमें इन्वेस्टमेंट पे मिल पाएगा। अगर ROI नेगेटिव है, ROE भी कहते हैं इसको, मार्केट में ROE भी कहते हैं, अर्निंग्स कह देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक हो गया गवर्नमेंट टैक्सेस देखेगी। टैक्सेस के लिए क्या देखेगी? आपके प्रॉफिट्स। कहीं आपने प्रॉफिट छुपाने की तो कोशिश तो नहीं की? कैसे छुपाते हैं प्रॉफिट? ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा के, ठीक है, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। बिल्कुल, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करके वो विंडो ड्रेसिंग हो जाती है, जो कि प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना। चलो उसके बाद गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट के बाद कौन सा हो गया? क्रेडिटर हो गया, लेंडर हो गया, और कौन सा होता है? कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? वो तो लेंडर में आ गए ना। जो ट्रेडिंग कंपनी जो इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टर्स कौन आ गए?
एक इन्वेस्टर, एक होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया इन द कैपेसिटी ऑफ ऑनर। आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। कन्वर्ट पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? वेरी गुड, अभी नीचे समझाया जब दो ने लगा के। गोविंद क्या होता है पब्लिक कंपनी? यार एक बीच में मत बोलना, गलत हो गया ना। अपने शेयर इशू कर सकती है गवर्नमेंट। नहीं, पब्लिक में मतलब कोई बंदा शेयर को पब्लिक कंपनी का मतलब है जिसके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, एक आम कॉमन पर्सन भी खरीद सकता है। तूने बोला जिसके गवर्नमेंट कंट्रोल में आएगा, बाद में तो बेटा पेपर चला जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसकी 51% ऑनरशिप किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास। पब्लिक कंपनी वो है जिसके शेयर को लेने का राइट पूरी पब्लिक में सबको है। गवर्नमेंट भी दे सकती है। हाँ जी, पब्लिक में गवर्नमेंट भी आती है। चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो छोटा सा, चाहे वो सिर्फ 100 रुपए का एक शेयर लेना चाहता हो, चाहे एक HNI इन्वेस्टर हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहते हैं उनको, जो किसी भी स्क्रिप्ट को 2 लाख रुपए से ज्यादा लेता है, इस टाइम वो डेफिनेशन है। इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है, गवर्नमेंट हो, फॉरेन गवर्नमेंट्स हो, DIIs, FIIs हो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ठीक है। किसी भी तरह का पर्सन जिस कंपनी का शेयर खरीद सकता है उसको क्या कहा जाएगा? पब्लिक कंपनी। अगर आप किसी पब्लिक कंपनी में ऑनर हो, आपने शेयर्स लिए किसी कंपनी में, अब आजकल तो शेयर्स बहुत लोग सोचते हैं लेते हैं, आप में से भी जो 18 को होगा देखना फटाफट 1-2 साल में इंक्लाइन होगा ही होगा, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है, नॉलेज सेल के लिए काम कर रहे हैं। आपके पास 10 कंपनीज है, आप उसमें से कौन सी कंपनी को चूज करोगे? किस बेसिस पे चूज करोगे? आप उसके बारे में क्या पढ़ोगे? दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द बाइंग अ शेयर। क्या देखोगे कंपनी में? लेट्स से आपके पास 10,000 रुपए है, पे करते हैं। डिविडेंड। डिविडेंड किसको मतलब है? जो रेगुलर रिटर्न्स आता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास पैसे जो लगाए मुझे उसका रेगुलर इंटरेस्ट मिले, रेगुलर रिटर्न मिले, तो मैं कौन सी कंपनी दूंगा? डिविडेंड वाली। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट लेनी है, फिर शेयर्स क्यों ले रहे हो? फिर तो FD में जाओ, बॉन्ड्स में जाओ। नहीं, मतलब शेयर्स में तो रिटर्न सेफ्टी, की शेयर्स में तो safety- सेफ्टी नहीं होती। शेयर्स के पैसे तो जीरो भी हो सकते हैं। पहली बार ये समझ के चलो, स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, दीज ऑल आर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं? आज 2020 से इनका ट्रेंड चल रहा है, तो ये थोड़ा ना कि अगले 30 साल ट्रेंड चलेगा, कभी ना कभी डाउनफॉल भी तो आएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी कभी बहुत महंगी होती है, कभी कभी प्रॉपर्टी फ्लैट हो जाती है, रियल एस्टेट का कभी बूम आता है, तो ये एक मार्केट का दौर है। क्या पता 5 साल 10 साल और चले, क्या पता अगले 10 साल चले ही ना, ठीक है ना। तो आप लोगों ने पूरी लाइफ में अगर मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो सिर्फ दौर वाली, अच्छा है, एक चीज स्टार्ट हुई, एक चीज एंड हुई। अगर मैं कहता हूँ 10 साल का उसका पीरियड, आप 8th ईयर में जाके बाय करोगे तो आप हाई प्राइस पे बाय करोगे, लो प्राइस पे करोगे, और उसके 10 साल वो नीचे रहेगी, तो आप तो गए, आपका तो रिस्क खत्म हो गया। दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। क्या कहता है इसको? स्टॉक्स। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, उसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। क्या कहते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ बेसिक चीजें आती है। एक तो अर्निंग आती है, डिविडेंड नहीं होता, अर्निंग होता है। अर्निंग और डिविडेंड में फर्क है। अर्निंग होता है आप कमा रहे हो, बांट रहे हो नहीं बांट रहे हो अलग बात है। MRF का शेयर क्यों 1.25 लाख रुपए का आज? पता है एक शेयर कितने का? क्योंकि उसने डिविडेंड कभी नहीं दिया, ठीक है। और भी ऐसी कंपनीज है जो उससे ज्यादा बेटर वैल्यूएबल है या बहुत कम दिया है मतलब, लेकिन उन्हें डिविडेंड ज्यादा दिए हैं। डिविडेंड दोगे, कहां से दोगे डिविडेंड? प्रॉफिट्स में से, रिजर्व एंड सरप्लस कम होंगे उससे, शेयर प्राइस कम हो तो जाएगा। शेयर प्राइस कम हो जाएगा। जिसने डिविडेंड नहीं दिया तो उसका रिजर्व क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो जौन सा इन्वेस्टर डिविडेंड नहीं चाहता, उसको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, उसको वो स्क्रिप्ट देखनी चाहिए जहाँ पे अर्निंग ज्यादा है और डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, यानी कि उससे कन्वर्जन ज्यादा होती है, बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा होती है। आज 10 फैक्ट्रीज हैं तो कल को 12 फैक्ट्रीज करने की सोच रहे हैं। जो बंदा 60-70 साल का है उसको डिविडेंड वाली कंपनी देखनी चाहिए कि मेरे पास इकट्ठा कॉर्पोरेट है, मुझे मंथली एनुअली कुछ पैसा आता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ रिस्क एपेटाइट अ इन्वेस्टर हैज, ठीक है ना। इन योर एज और माय एज 20s और 30s में आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, बट व्हेन यू आर इन द लेटर एज 50s एंड 60s एंड 70s तब ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। उस टाइम पे रिस्क लेके पैसा फॉल करने कहाँ से रिकवर करोगे? तो अपनी नीड्स देखो। हाँ, किसी के पास बहुत अबंडेंस ऑफ कैपिटल है वो रिस्क लेता है, जिसके पास 100-200 करोड़ है वो 2-3 करोड़ का रिस्क ले सकता है, और जिसके पास है ही 1 लाख रुपए वो 1 लाख का रिस्क नहीं ले सकता, वो 5,000 का रिस्क ले सकता है या 10,000 का ले सकता है। तो अपना रिस्क एपेटाइट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
चलो ये तो हो गया इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके सामने 5 कंपनीज है, आप उसमें से कैसे एनालिसिस करोगे कि मुझे ये कंपनी चूज करनी है? पहले तो मुझे खुद के बारे में पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क वाला पर्सन हूं। पर एक इन्वेस्टर कंपनी में से कैसे इंफॉर्मेशन ढूंढेगा? उसकी रेशियो से, उसकी लिक्विडिटी स्टेटमेंट से और उसके ग्रोथ पोटेंशियल से। कहां से? ग्रोथ पोटेंशियल से। ये चीजें सिर्फ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के काम नहीं आती, और किसके काम आती हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के। कौन होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स? जो आज इन्वेस्टर्स नहीं है कंपनी में, लेकिन फ्यूचर में आने वाले बन सकते हैं। आप लोग सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर हो, आप में से कोई अभी नहीं कर सकता स्टॉक्स में इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि आप सब 18 से कम हो। व्हेन यू विल टर्न 18, तो उसके बाद यू विल हैव अ पैन कार्ड, यू विल बी अ लेजिटिमेट फाइनेंशियल पर्सन, जो आप अपने नाम पे एंटर कर सकते हो, ठीक है ना? तो आप 18 to 25 कुछ पढ़ोगे, कोई 3 साल पढ़ेगा, कोई 2 साल पढ़ेगा, कोई 5 साल पढ़ेगा। उस पढ़ाई में रैशनल सीखना है कि हमें कंपनी चूज कैसे करनी है, दैट्स इट, इतना सा काम, ठीक है ना? ऑनलाइन कोई कह दे, कोई टीचर कह दे, बट खुद को भी समझ होनी चाहिए, दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो वो रेशियोज जुड़ने का, कौन सी? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कौन सी रेशियो देखेगा? ठीक है। उसके बाद वो कौन सी रेशियो देखेगा? लिक्विडिटी रेशियो। किंगफिशर एयरलाइंस बहुत प्रॉफिटेबल थी, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बाकी पेयर्स कंपनी से ज्यादा थी, लिक्विडिटी क्राइसिस हुए उसके साथ। कौन से क्राइसिस हुए? उनके पास अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए पैसे नहीं बचे, क्योंकि सारे फिक्स एसेट्स ज्यादा हो गए, करंट एसेट्स कम थे, तो वर्किंग कैपिटल नीड्स नहीं पूरी हो पाई। तो ओवर फिक्स एसेट्स होना या ओवर लिक्विड एसेट होना दोनों गलत है। लिक्विड एसेट्स ज्यादा होंगे तो एफिशिएंसी कम निकलेगी, मेरा पैसा फालतू आइडल पड़ा बैंक में, इससे अच्छा एसेट में लगा होता, यूटिलिटी निकलती। ज्यादा फिक्स एसेट में लगा है, लिक्विड करंट फ्लोज नहीं बन पा रही। तो दिस इज हाउ द एनालिसिस आर टू बी डन अकॉर्डिंग टू द यूजर, ठीक है? एक गवर्नमेंट हो गया, लेंडर्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल हो गए, चाहे नॉर्मल हो गए, उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स ने क्या लेना हमसे? हमारे गुड्स की पेमेंट। तो क्रेडिटर्स कैसे पता लगाएंगे कि एक बिजनेस अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा? उनकी सेल से। किससे? जितने उनकी सेल्स ज्यादा होगी वो उतना हमसे सामान और खरीदेंगे। तो डेटर टर्नओवर रेशियो कितनी है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितनी है, ठीक है ना? उन रेशियो से पता लगेगा क्रेडिटर को कि हमारा और कितना सामान यहाँ पे जाए, हमारा कितना पेमेंट की रिकवरी होगी। एक रेशियो होती है डेट कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड। ये कंपनी कितनी देर में पेमेंट करती है? आपने कोई कंपनी आती है आपके पास, मेरी फैक्ट्री है कि मुझे सामान क्रेडिट में दो, मैं उनकी बैलेंस शीट लेकर मंगवाता हूँ, मैं चेक करता हूँ उनकी एवरेज पेमेंट पीरियड इज 45 डेज। मेरी कंपनी की पॉलिसी 30 डेज है, तो जब मेरी उनसे मीटिंग होगी मैं उनसे बात करूंगा कि हमारी कंपनी की पॉलिसी 30 डेज है, आप 45 डेज में पेमेंट करते हो, तो सर हम कर देंगे। आप उसके सामने बैलेंस शीट रखोगे कि आपकी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट्स बोल रही है कि आप 45 डेज में पेमेंट नहीं करते, तो फैक्ट्स के साथ बात हो सकती है, जनरल बात नहीं हो सकती, ठीक है ना? तो फिर आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन में एक एग्रीमेंट लिख सकते हो कि 30 डेज में पेमेंट होगी, नहीं होगी तो हम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगाएंगे या एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट ऑर्डर नहीं देंगे, जो मेरी कंपनी को और मुझे ठीक लगता है। दिस इज हाउ द ट्रेड नेगोशिएशंस आर इन एक्चुअल डन, ठीक है ना? बड़ी कंपनीज में, छोटे में तो दो लोग बैठते हैं आपस में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ऑरल बातें गड़बड़ कर जाती हैं तो रिटर्न एग्रीमेंट्स आते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट्स के लिए बैक्ड स्टेटमेंट्स चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ मैंने आइडिया दिया कि यूजर्स एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है? यूजर्स के अलावा हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस जो हमसे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कितनी तरह के होते हैं, ये दो टॉपिक लिखवा के बताता हूँ आपको। तीसरा है टेक्निक्स, पहले दो टॉपिक्स करते हैं और फाइनेंशियल। एक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस कितने तरह से होते हैं, एक होता है टेक्निक के कैसे होते हैं, ठीक है ना? इस काम को करने के 4 तरीके हैं, दैट इज टाइप। करना कैसे है वो काम, दैट इज टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है? चलो और एक बार नेक्स्ट पेज पे टाइप्स एंड टेक्निक्स लिखा हुआ सेकंड पेज पे। पहले टाइप्स के ऊपर बात आते हैं, ठीक है? टाइप के ऊपर सबसे पहले क्या आएगा? एक्सटर्नल एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस आएगा? क्या लिखा हुआ है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले लोग, ठीक है? बाहर वाले लोगों में कौन कौन आ गया दोबारा से? वही गवर्नमेंट एजेंसीज, एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है? इंटरनल एनालिसिस जो इंटरनल यूजर्स करेंगे। अच्छा बेटा, एक स्टेटमेंट होती है एमओए, एओए, आदित्य मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, आर्टिकल ऑफ हाँ, कौन से इंटरनल है? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम इज एन एक्सटर्नल स्टेटमेंट, आर्टिकल इज एन
तो इसका मतलब इंटरनल एनालिसिस में एओए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दैट इज द इंटरनल स्टेटमेंट बीइंग रेगुलेटेड एंड सर्कुलेटेड इन द इंटरनल मैनेजमेंट ओनली. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ध्यान में रख के हम एनालिसिस करेंगे. एक मैनेजर, एक ऑनर, आपस में जो टूल्स है, अब पता ऑफिस में काम करने के लिए मेमो सर्कुलेट होते हैं, नोटिस सर्कुलेट होते हैं, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, काम किया जाता है, ठीक है ना. तो कंपनी की जो रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस इंटरनल है वो अलग, और एमओए कहाँ पे यूज होगा? एक्सटर्नल में. आपने अपने एमओ में लिखा हुआ है कि कंपनी की ये साइकोलॉजी है, ये फिलॉसफी है, ये टारगेट्स है, इस तरह के बिजनेस परसेप्शन है हमारा, लेकिन आपका जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो रही है वो कुछ और हो रही है. तो आप कंफ्लिक्ट में आ रहे हो. इसको पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा जाएगा कि आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो. अच्छा, कोई इन्वेस्टर होगा या जो मर्जी करे, प्रॉफिट दे रहे हैं, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, बट कुछ इन्वेस्टर ऐसे होंगे यार ये तो हर वक्त अनप्रेडिक्टेबल है, आज इनकी चीजें चल रही हैं, कल को नहीं भी चलेगी. तो एक इन्वेस्टर की अपनी मॉरल एथिकल डिसीजन मेकिंग है कि उसको किस तरह का एक्सेप्टेंस है. इफ यू आर सो मच शार्प कि जब कोई अच्छी चीज कर रहा है, चाहे वो उसके लिखी नहीं लिखी, आप शिफ्ट कर सकते हो, वो हर वक्त पॉसिबल ही नहीं हो सकता. आपको नहीं पता किस चीज में प्रॉफिट आना है, किस चीज में प्रॉफिट, आप एक प्रोसेस पे ट्रस्ट कर सकते हो. अब आप पढ़ रहे हो, मार्क्स कितने आने हैं ये तो देखो उस दिन की 3 घंटे की परफॉर्मेंस है, चाहे मैं भी हूँ चाहे आप भी हो, लेकिन आपकी तैयारी कैसे होगी आप तो उसी पे फोकस कर सकते हो ना. मैं तो उसी पे फोकस करवा सकता हूँ. इसका मतलब आपके इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस के टाइम पे आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पॉलिसीज क्या है, कंपनी के रूल्स क्या है, आपको उन पे ध्यान देना है. उसका आउटकम कैसा आएगा, अगर गलत आया तो उसको रिवाइज करेंगे. इसी को तो हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन. हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे. अगर 2-4 साल हम गलतियां करके सीख गए तो कभी ना कभी तो क्लिकिंग आएगी ना. अगर हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे तो भी गलत होगा. ठीक है, इसी उसी के पॉइंट पे थर्ड वन आता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस. अब ये दोनों के ऊपर ना एक चैप्टर है हमारे पास. ठीक है, इसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, डायनामिक. डायनामिक वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंजिंग. तो हम अपने सिर्फ एक पर्टिकुलर मूवमेंट और एक पर्टिकुलर साल या क्वार्टर को देख के नहीं बात कर रहे, हम ओवर द ईयर्स जितना भी काम करते हैं उसके हिसाब से चेंजेस करते हैं. अब बैलेंस शीट और पीएनएल में कंपैरेटिव व्यू आता है. कंपैरेटिव व्यू मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों आते हैं. ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये डायनामिक फंक्शन पूरा आप ओवर द ईयर्स कैसा कर रहे हो वो पता लग सके. ठीक है ना. आप सिर्फ एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, मैंने 50 करोड़ कमाया, मैंने 500 करोड़ कमाया, उसके ऊपर बात नहीं करोगे. आपने पिछले साल कितना कमाया, इस साल कितना कमाया, पिछले साल रेशो कितनी थी, इस साल रेशो कितनी है, उसमें जो चेंज आया उस पर फोकस दिया जाएगा ताकि आपके काम के ऊपर बात की जा सके. ठीक है, और इसको कहा जाएगा विदिन. वर्टिकल होता है विदिन 1 ईयर. ठीक है, तो एक साल में पर्टिकुलर कितने एनालिसिस करते हो, काम करते हो. अब आपने बेटा एक चैप्टर किया था, 5th चैप्टर कंपैरेटिव कॉमन सेंस स्टूडियो में, उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को फिट करते हैं. कंपैरेटिव में क्या करते थे हम, 2 सालों की फिगर्स का डिफरेंस निकालते थे, डिफरेंस निकाल के उसकी परसेंटेज निकालते थे. कॉमन साइज में क्या करते थे हम, एक ही साल की बैलेंस शीट के टोटल को सारी वैल्यू से डिवाइड करते थे, या पीएनएल की सारी वैल्यूज को सेल्स से डिवाइड करते थे. यही था. तो इसमें से कौन सी टेक्निक 2 सालों को यूज कर रही है, कौन सी 1 साल को यूज कर रही है. कंपैरेटिव कितने सालों को यूज कर रही है, तो वो कौन सी टेक्निक हुई, हॉरिजॉन्टल. और कॉमन साइज किसको यूज कर रही है, 1 साल को. तो कॉमन साइज कंपैरेटिव आर बेस्ड ऑन दिस. लगी बात समझ, कि हम 1 साल में चेक करें मेरी सेल्स के हिसाब से मेरे खर्चे कितने, मेरी टोटल वैल्यू के हिसाब से मेरे एसेट्स कितने, लायबिलिटीज कितनी. ठीक है, चलो अब ये टेक्निक्स के नाम पे आते हैं. देखो बेटा टेक्निक्स बहुत सारी हैं. ठीक है, सबसे पहले कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज. कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज. ठीक है, कंपैरेटिव कॉमन साइज हमने पढ़ा. कंपैरेटिव मतलब 2 सालों का डिफरेंस. ठीक है, और उनका एक परसेंटेज चेंज. अब कंपैरेटिव कॉमन साइज दोनों के अंदर हम बैलेंस शीट को भी अलग से पढ़ेंगे और पीएनएल भी अलग से बनाएंगे. ये आपके सिलेबस में है. ठीक है, ये दोनों आपके सिलेबस में है. 4 चीजें हैं, मतलब कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पीएनएल, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज पीएनएल. नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, 1 और 2 हो गया रेशियो एनालिसिस. कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ ने कर लिया है, कुछ कर रहे हैं. रेशियो एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 फिगर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके चेक करते हैं, बिगर डाटा को एक स्मॉलर एक्सप्रेशन में डालते हैं.
बड़ी वैल्यूज को छोटी वैल्यूज में डालते हैं। ROI 20% है, आप किसी कंपनी के प्रॉफिट चेक करने जाओ, आप 4 पैरामीटर्स ढूंढ लो, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ROI रेशियो, ठीक है, और एक कैश फ्लो पॉजिटिव नेगेटिव। बस आपने 4 प्रिंसिपल अपने रिस्क के अकॉर्डिंग सोच लिए कि मैंने 4 प्रिंसिपल देखने हैं हर कंपनी में, जो मैंने इन चारों प्रिंसिपल को क्वालिफाई करता है मैं उनमें से चूज करूंगा। तो आपके सामने 20 कंपनीज आपने इन चारों के बेसिस पे निकाला, 4 निकले, फिर आपने रेशियो उनकी आइडियल कौन सी है फिर उससे कंपेयर कर लिया। तो इसको मैंने डिसीजन लेने में ये टेक्निक्स क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। ठीक है, रेशियो के बाद क्या आता है, कैश फ्लो। कैश फ्लो भी हमने भी करना है। कैश फ्लो इज अ लिक्विडिटी स्टेटमेंट, it is a compulsory part of financial statement, but originally before 2011 it was never a part of financial statement. कैश फ्लो हाँ, उसको पहले अलग से एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेटमेंट माना जाता था कि आप अपने कैश के बारे में डालो, क्योंकि हम रूल कौन सा फॉलो करते हैं, अक्रूवल बेसिस का। कौन सा रूल फॉलो करते हैं, अक्रूवल बेसिस का। लेकिन कैश फ्लो के कारण बहुत सारे बिजनेस डूबे हैं, बुक्स प्रॉफिट शो कर रही है, एसेट्स की वैल्यू शो हो रही है, लेकिन डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने में प्रॉब्लम्स आ जाती है। डे टू डे एक्सपेंसिव में जब प्रॉब्लम आती है तो आपके ऑपरेशंस रुक जाते हैं, हॉल्ट पे आ जाते हैं। एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दोगे, एम्प्लॉयज छोड़ के जाएंगे, नए एम्प्लॉयज लाओगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए, फिर पैसा नहीं होगा, ठीक है ना। टैक्सेस नहीं पे करोगे तो गवर्नमेंट की पेनल्टी लग जाएगी। तो क्या मतलब करंट वर्किंग कैपिटल नीड्स को अगर चलती रहे तो बहुत बेसिक है, अगर रुक जाए तो वो आपके फिक्स एसेट को भी खाना शुरू कर देंगे। तो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट इट हैज बिकम अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके अलावा कुछ नाम मैंने और लिखवाए हैं, और आपके सिलेबस में ये 3 ही है सिर्फ, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 एक चैप्टर है हमारे। एक होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश और फंड में डिफरेंस होता है। फंड इंक्लूड्स कैश एंड नॉन कैश बोथ। एक होता है एक्सटर्नल फंड या लिक्विड फंड या कैश फंड, एक होता है इंटरनल फंड, जैसे रिजर्व में से पैसा क्रिएट कर लिया आपने, रिजर्व में 2 लाख रुपए क्रिएट कर लिया, अब उस 2 लाख रुपए से मशीनरी खरीद लेते हो, तो आपको एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ी और बिजनेस की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो वहाँ पे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बड़ी क्लास में पढ़ाए थे, वहाँ यूज होता है। उसके अलावा जैसे एबीसी, एबीसी की फुल फॉर्म क्या लिखी हुई है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। हर एक्टिविटी के हिसाब से खर्चा निकालो। बेटा आप ही तो देखो ना, आप शायद 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पर 5 सब्जेक्ट सेम नहीं है, कोई बहुत हैवी है, कोई बहुत, तो किसी एक्टिविटी में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मनी चाहिए, किसी एक्टिविटी में एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मनी। तो बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, सबको, जैसे पैकेजिंग और लेबलिंग है, उसमें आपको एक मशीन चाहिए, एक लेबर चाहिए, दैट्स इट। इनोवेशन एक बार होगी, डिजाइनिंग एक बार होगी, दैट्स इट। लेकिन किसी किसी एक्टिविटी में कंसिस्टेंट सुपरविजन चाहिए होगी, तो उस एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस और वेटेज अलग से देनी, उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करनी कैसे होता है, वो इस टेक्निक में सीखा जाता है एबीसी के अंदर। एंड लास्ट इज वीईडी। ये बेटा मैंने 2-3 एक्स्ट्रा लिखवाई है फॉर थ्योरी पर्पस। वीईडी की फुल फॉर्म वैल्यू इवैल्यूएशन एंड डिवीजन। हर चीज की वैल्यू कितनी है उसको गिनो, गिन के उसमें डिवीजन निकालो। हमने सोचा था इससे 100 पॉइंट्स की वैल्यूएशन में हमें बेनिफिट आएगा और वो 110 का आ गया, तो वो पॉजिटिव डिवीजन आ गई। कौन सी डिवीजन आ गई, हम कम पढ़ के जाते हैं कि सब्जेक्ट में तो नंबर ही नहीं आएंगे, उसमें ज़्यादा आ जाते हैं। जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ के जाते हैं उसमें कम आ जाते हैं, तो नेगेटिव डिवीजन आ गई। तो इसका मतलब अगर बार बार पॉजिटिव डिवीजन आ रही है, इसका मतलब हम वैल्यू नहीं ठीक लगा रहे, हम उस चीज़ में अच्छे हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उसको पोटेंशियल को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। और जहाँ पे हम नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे शॉर्टेजेस हैं, वीकनेसेस हैं, हमारे फ्लॉज हैं, ठीक है ना। फैक्ट्री की बॉटलिंग प्लांट लगाया, पता लगा जी 20% वेस्टेज ही हो रही है सर, बॉटलें टूट रही हैं, चोरी हो रही है बोतलों की, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ना आपको जब एक्चुअल काम होगा, तो ये वाली टेक्निक्स काम आती है। लेकिन हमने कौन सी पढ़नी है सिर्फ ये, ठीक है। तो पहले 2 पेजेस क्लियर है, फिर नोट्स में लिखे, यूजर्स वाले भी क्लियर हो गए, ठीक है। चलो 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, इसको पॉज करते हैं।